हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। अगर आप भी अबैटमेंट के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, यानी अबैटमेंट के हर एक कंसेप्ट को पूरी क्लैरिटी के साथ में समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो अबैटमेंट के ऊपर होने वाली है, तो आइए अबैटमेंट के इस कंसेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अबैटमेंट को डिफाइन करता है सेक्शन 45, और सेक्शन 45 कहता है अबैटमेंट ऑफ अ थिंग, मतलब किसी चीज का अबैटमेंट होना आखिर क्या होता है, इसके बारे में हमें सेक्शन 45 बताएगा। सेक्शन 45 की बेल्ड लैंग्वेज कहती है अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, मतलब कोई पर्सन अबेट करता है किसी चीज के होने को, जो कि क्लॉज ए कहता है इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग और engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, और clause C कहता है intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing। बेसिकली सेक्शन 45 ये कहता है कि किसी चीज का अबेटमेंट करना भी तीन तरीके से हो सकता है। पहला है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, दूसरा है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा है अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। तो आखिर ये तीनों क्या होते हैं, हम इन तीनों को बारी बारी से एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन से। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इंस्टिगेशन, इसका मतलब होता है प्रवोक करना, या फिर किसी को एक्टिवली इनकरेज करना, इंसाइट करना, या फिर किसी चीज को सजेस्ट करना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि किसी को भड़काना, किसी को बहकावे में लेके आना, या फिर किसी को उकसाना। तो बेसिकली जब किसी को प्रवोक किया जाता है या फिर इनकरेज किया जाता है, भड़काया जाता है, उकसाया जाता है किसी चीज को करने के लिए, तो उसे कहा जाता है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। आप इंस्टिगेट करके उस पर्सन से वो चीज करवाना चाहते हो, ये होता है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अब देखिए, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन जो है उसमें होता है टेस्ट ऑफ अ रीजनेबल पर्सन, मतलब कोर्ट ये देखती है कि अगर एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन उन सेम सर्कमस्टांसेस में होता तो क्या वो भी वैसे ही रिएक्ट करता। अगर हाँ, तो ऐसा कहा जाएगा कि उस पर्सन को इंस्टिगेट किया गया है। बेसिकली ये काफी नहीं है कि सामने वाला पर्सन अनयूजुअली सेंसिटिव है या फिर अनएक्सपेक्टेडली रिएक्ट कर देता है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए क्लियर इंसाइटमेंट होनी चाहिए, इंकरेजमेंट होनी चाहिए, एक क्लियर प्रोवोकेशन होनी चाहिए, जो कि इस काबिल हो कि एक साधारण आदमी एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन को भी इन्फ्लुएंस कर सके। तब जाके आप कह सकते हो कि उस आदमी को इंस्टिगेट किया गया है। अदरवाइज कोई भी सेंसिटिव पर्सन होता है जो किसी नॉर्मल सी बात को लेकर भी भड़क जाता है और कोई ऑफेंस कर बैठता है, उस बात को कहने वाले के ऊपर भड़काने का, प्रवोक करने का या अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन करने का ऑफेंस नहीं बनेगा। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए जो भी प्रोवोकेशन है या जो भी इंसाइटमेंट है, वो इस काबिल तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए कि एक रीजनेबल पर्सन को भी इन्फ्लुएंस कर सके। आइए अब हम अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के ही कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ए नाम का पर्सन है जो कि इंस्टिगेट करता है बी को कि वो सी को मार दे। जो बी है वो उसकी बातों में आ जाता है और सी को मार देता है, बेसिकली उसका मर्डर कर देता है। इस केस में जो ए है वो तो लाइबल होगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए, और जो बी है वो लाइबल होगा मर्डर के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे ए हुआ अबेटर, बी हुआ अबेटेड पर्सन और सी हुआ विक्टिम। हम इन्हें इन टर्म से डिनोट करेंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करते हैं इस बार ए बी को तो भड़काता है, वैसे ही उसे पूरी तरीके से इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन बी सी को मारने के लिए मना कर देता है, बेसिकली उसकी बातों में आता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लाइबिलिटी अराइज होगी, यहाँ पे ए पे तो लाइबिलिटी अराइज होगी अबेटमेंट ऑफ मर्डर की, लेकिन बी पे किसी भी तरीके की कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी क्योंकि उसने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है। अब देखिए, इसी बात से ये कंसेप्ट भी सामने आता है कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के केस में जो अबेटेड एक्ट है, यानी जिस ऑफेंस को करने के लिए, जिस एक्ट को करने के लिए भड़काया जा रहा है, उसका होना या ना होना ये एसेंशियल नहीं है। बस जो सिर्फ एक्ट ऑफ अबेटमेंट है वही काफी है अबेटमेंट के लिए लाइबल करने के लिए। तो इसका मतलब बी सी को मारे या ना मारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ए ने बी को भड़काया था तो ए के ऊपर तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, भले ही बी उसकी बातों में आता है या फिर नहीं आता है, और यही होता है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। आइए अब हम दूसरी तरह का अबेटमेंट पढ़ते हैं, जो कि है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अब टू बी ऑनेस्ट, आपको ये वाला टॉपिक समझने में खूब मजा आएगा क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ही कॉन्स्पिरेसी के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ की इस वाले टॉपिक से वो वाला टॉपिक कैसे रिलेटेड है। देखिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
सपोज करते हैं ए जो है वो बी को कन्विंस करता है उसके साथ रॉबरी कमिट करने के लिए। मतलब बेसिकली ए बी को ये मना रहा है कि भाई मेरे साथ तुम मिल जाओ, हम दोनों मिलके रॉबरी कमिट करते हैं। और बी ए की इस बात को मान लेता है, यानी बी एग्री कर जाता है। अब क्योंकि बी ने एग्रीमेंट के लिए सहमति दे दी है, तो ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट बन गया है रॉबरी को कमिट करने का, इनका ये एग्रीमेंट बन चुका है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर बी कोई ओवरटेक्ट करता है रॉबरी के फर्दरेंस में, तो ए लायबल हो जाएगा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए बी क्लॉज क्या कहता है, एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन or persons in any conspiracy for the doing of that thing, an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order of doing that thing। मतलब अगर कोई पर्सन इंगेज हो जाता है किसी एक या ज्यादा व्यक्तियों के साथ में एक कॉन्स्पिरेसी में किसी काम को करने के लिए, और एक एक्ट या फिर कोई भी इलीगल ओमिशन हो जाता है उसी कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में, बेसिकली यहाँ पे ओवरटेक्ट की बात हो रही है। तो हमारे भी इस एग्जांपल में अगर बी किसी भी तरीके का ओवरटेक्ट कर देता है रॉबरी के फर्दरेंस में, जैसे हथियार इकट्ठे करना या फिर किसी और तरीके का ओवरटेक्ट करना, जिससे ये पक्का हो जाता है कि हाँ बी भी पूरी तरीके से रॉबरी करने के लिए रेडी था, तो ऐसे केस में ए को लायबल कर दिया जाएगा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो देखिए अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में ओवरटेक्ट होना बहुत नेसेसरी है, लेकिन जो ऑफेंस का कमीशन है, जो ऑफेंस का होना है, वो नेसेसरी नहीं है। तो बेसिकली अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए ये जरूरी है कि बी किसी भी तरीके का ओवरटेक्ट कमिट करे रॉबरी के फर्दरेंस में, लेकिन रॉबरी होती है या फिर नहीं होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए पे लाइबिलिटी तो तभी अराइज हो जाएगी अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की जिस पल बी एक ओवरटेक्ट कर देता है रॉबरी के फर्दरेंस में। देखिए कई बार ना कुछ लोगों के दिमाग में एक छोटा सा डाउट आता है कि जब हम सेक्शन 61 को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 3 टाइप की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज हो सकती थी, ऑफेंस की, एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ की, या फिर किसी सिविल रॉन्ग की। तो अगर हम एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और सिविल रॉन्ग को साइड भी रखते हैं, तो अगर किसी ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है तो वहाँ पे ओवरटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने बस एक ऑफेंस को करने के लिए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एग्रीमेंट है सिर्फ वो ही बना लिया है, भले ही आप ऑफेंस को करो या ना करो, यहाँ तक कि भले ही आप ओवरटेक्ट भी ना करो, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो जाते हो। और सिर्फ इतना करने से ही आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट मिल जाएगी सेक्शन 61 के सबसेक्शन 2 में। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है उसमें ओवरटेक्ट आखिर नेसेसरी क्यों है, आइए हम इस चीज के ऊपर थोड़ी देर बात करते हैं। देखिए जब हम सेक्शन 61 को पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा था व्हेन 2 or more persons agree with the common object to do or cause to be done। तो बेसिकली जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्ट पे कोई काम करने के लिए, जो कि हमने आगे पढ़ा था कि इलीगल भी हो सकता है या फिर लीगल एक्ट इलीगल तरीके से, लेकिन यहाँ पे अभी देखने वाली बात क्या है कि दोनों ही पर्सन्स का सेम ऑब्जेक्ट था, यानी समान उद्देश्य था। इनफैक्ट हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट 1 में ये पढ़ा भी था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो एग्रीमेंट होता है उसमें ऑफेंस को साथ में करने की बात होती है और एक म्यूचुअल कॉपरेशन होता है कि वो ऑफेंस को साथ में करेंगे। बेसिकली कॉमन इंटेंशन की भावना होती है। और यहाँ पे कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है कि ईच ऑफ देम हैड द इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस। मतलब उन हर एक पर्सन का उस ऑफेंस को करने का इंटेंशन तो था ही, अगर वो एग्रीमेंट नहीं भी करते तब भी उनका उस ऑफेंस को करने का इंटेंशन तो था ही, लेकिन क्योंकि अब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बन चुका है तो वो उस ऑफेंस को साथ में करेंगे। बेसिकली सेक्शन 61 ऐसी बात बोलता है। मतलब सेक्शन 61 कहता है कि ए भी एक्स को मारना चाहता है और बी भी एक्स को मारना चाहता है, दोनों का अपना अपना इंटेंशन है एक्स को मारने का। तो वो तो ए और बी आगे जाके एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो एक्स को साथ में मारेंगे, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एग्रीमेंट का रूप ले लेता है और वो दोनों सेक्शन 61 में लायबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों चाहे एक्स को मारे या फिर ना मारे, उनका ये एग्रीमेंट ही काफी होगा उन्हें सेक्शन 61 में लायबल करवाने के लिए। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ सिचुएशन अलग कैसे है। यहाँ पे ए तो एक्स को मारना चाहता है, लेकिन जो बी है उसका इंटेंशन नहीं है एक्स को मारने का। इनफैक्ट ए बी को कन्विंस कर रहा है कि भाई तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलके एक्स को मार देंगे। यहाँ पे बी का जो खुद का इंटेंशन था उसकी कमी दिखाई दे रही है। और जब बी का इंटेंशन ही नहीं है तो हम ये कैसे मान ले कि वो ए की बातों में आ गया होगा। जब बी का इंटेंशन रहा ही नहीं होगा तो हम आखिर ये कैसे मान ले कि बी भी तैयार हो गया होगा ए के साथ मिलकर ऑफेंस को करने का, क्योंकि लॉ के लिए तो
एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसी चीज के ब्रॉडर प्रिंसिपल्स को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम अपने आप से ये कैसे प्रिज्यूम कर ले कि बी का भी इंटेंशन हो गया होगा। क्या पता बी ने सिर्फ एक बार ए को अवॉइड करने के लिए हाँ बोल दिया होगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर लूंगा, हाँ बाद में देखते हैं। सिर्फ इतना सा कहने के लिए हम ये कैसे मान सकते हैं कि बी का भी इंटेंशन था और उसने अपनी इंटेंशन के साथ में ए के साथ एग्रीमेंट किया, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाता है और दोनों सेक्शन 61 में लाइबल हो जाते हैं। और ये बात हमने काफी बार पहले भी पढ़ी है कि किसी के इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। हाँ, किसी के नॉलेज को प्रिज्यूम किया जा सकता है, लेकिन किसी के इंटेंशन को आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते, सिर्फ प्रूव कर सकते हो। इस बात को हमने सेक्शन 24 में भी पढ़ा था। सेक्शन 24 में हमने ये पॉलिसी को पढ़ा था कि प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज तो पॉसिबल है, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ इंटेंशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटेंशन की ग्रेविटी काफी हाई होती है। आप किसी के इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे कैसे मान लें अपने आप से ही कि हाँ बी भी ए की बातों में आ गया होगा, साथ में क्राइम करने के लिए या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एग्री कर गया होगा। और अगर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो प्रिंसिपल है उसके ब्रॉडर प्रिंसिपल्स को यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो हम तो यही मानेंगे ना कि जब ए बी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था तो बी का तो इंटेंशन नहीं रहा होगा, या तो उसने मना कर दिया होगा या फिर एक बार सिर्फ ए को अवॉइड करने के लिए, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सिर्फ नॉमिनल तरीके से हाँ बोल दिया होगा। तो लॉ मेकर्स ने जरूर ये सोचा होगा क्यों ना हम अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के कंसेप्ट में एक ओवरटेक्ट को ऐड कर देते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि हाँ बी ने अगर एक ओवरटेक्ट किया है तो इसका मतलब उसका इंटेंशन रहा होगा। अगर बी रॉबरी के फर्दरेंस में ओवरटेक्ट कर रहा है, जैसे हथियारों को इकट्ठा कर रहा है या फिर जिस व्हीकल के साथ वो रॉबरी करने जा रहे हैं उस व्हीकल को तैयार कर रहा है, और बी ओवरटेक्ट करता अगर पकड़ा जाता है, तो ये चीज क्या दिखाती है? ये चीज ये दिखाती है कि बी का इंटेंशन प्रूव हो चुका है, मतलब ए भी बी को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो चुका था। ए के कहने पे बी ने भी अपना इंटेंशन बना लिया था, और ओवरटेक्ट होने की वजह से हमें बी के इंटेंशन को प्रिज्यूम करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि हम बी के इंटेंशन को प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ओवरटेक्ट क्या दिखाता है? दो चीजों को, एंकरेजमेंट और एंगेजमेंट को, यानी बी के ऊपर ए की बातों का असर हो चुका था, बी का भी अच्छे से इंटेंशन बन चुका था ए के साथ में मिलके क्राइम को करने का। ओवरटेक्ट ये भी दिखाता है कि ए सक्सेसफुल हो चुका था बी को अपनी बातों में लेके आने के लिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ए है यहाँ पे उसने सेक्शन 45 के क्लॉज बी वाला ऑफेंस किया है, क्योंकि ओवरटेक्ट से हमें ये पता चल चुका है कि उसकी कही गई बातों में बी आ चुका था, और इसलिए अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में ओवरटेक्ट काफी नेसेसरी होता है ताकि इनजस्टिस ना हो। क्यों? क्योंकि जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट फर्स्ट को पढ़ रहे थे तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सिर्फ नॉलेज पर्याप्त नहीं होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। और उसके अंदर हमने जेसिका लाल मर्डर केस भी पढ़ा था, तो हमने ये सीखा था कि अगर किसी को सिर्फ नॉलेज है, सिर्फ उसके दम पे आप उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल नहीं कर सकते। मतलब अगर बी को इस बात का नॉलेज है, मतलब अगर ए बी को कन्विंस करना चाहता है कि भाई तुम मेरे साथ आओ और हम मर्डर करते हैं या फिर रॉबरी करते हैं, अब हम इस बात को तो प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि बी ने इंटेंशन बना लिया होगा और एग्रीमेंट कर लिया होगा। ये बात तो तभी प्रूव होगी जब बी कोई ओवरटेक्ट करता है। लेकिन हम ये तो देख ही सकते हैं कि हाँ बी को नॉलेज तो हो गया होगा ए के इंटेंशंस के बारे में। तो क्या बी का सिर्फ ये जो नॉलेज है ए के इंटेंशन के बारे में, क्या ये सिर्फ पर्याप्त है, सफिशिएंट है बी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल करने के लिए? नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे ओवरटेक्ट के कंसेप्ट को डालना पड़ा, ताकि जब बी जैसा व्यक्ति ओवरटेक्ट कर देता है ऑफेंस के फर्दरेंस में तो ये प्रूव हो जाए कि हाँ उसका भी इंटेंशन हो चुका था, ए की बातों का उस पर असर पड़ चुका था, और क्योंकि ए सक्सेसफुल हो चुका था बी को कन्विंस करने के लिए, तो ए ने ऑफेंस कौन सा किया है? सेक्शन 45 का क्लॉज बी वाला ऑफेंस, यानी अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का। और क्योंकि दोनों का इंटेंशन हो चुका था, दोनों ने ये एग्रीमेंट भी कर लिया था ऑफेंस करने के लिए, तो दोनों क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी लाइबल हो जाएंगे। तो अगर मैं इन सारी बातों को ब्रीफ में कहना चाहूँ तो मैं इन्हें इस तरीके से कहूंगा। देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी दो लोग हैं और दोनों का अपना अपना इंटेंशन है किसी सेम क्राइम को कमिट करने का। जैसे सपोज करते हैं दोनों का अपना अपना इंटेंशन है एक्स के घर पे रॉबरी करने का, लेकिन आगे जाके ये दोनों एक म्यूचुअल कॉपरेशन का एग्रीमेंट कर लेते हैं
कि हम दोनों इस रॉबरी को साथ में अंजाम देंगे। तो दोनों का कॉमन इंटेंशन तो है ही, दोनों ने एग्रीमेंट भी कर लिया है, तो दोनों लायबल हो जाएंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। अब चाहे ये रॉबरी को कमिट करे या फिर ना करे, भले ही उसकी फर्दरेंस में ओवरटेक्ट भी ना करे, इनका सिर्फ एग्रीमेंट करना ही काफी होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए। लेकिन सेक्शन 45 का जो बी है वो एक स्पेशल केस की बात करता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए का तो इंटेंशन है एक्स के घर पे रॉबरी करने का, लेकिन बी का शुरुआत से कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। अब ए बी को कन्विंस करता है कि भाई तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलके एक्स के घर पे रॉबरी करते हैं। अब हम कैसे मान ले कि बी ने भी ए की बातों में आके इंटेंशन बना लिया होगा, क्योंकि 3 चीजें हैं। पहली चीज, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, हम नहीं मान सकते कि बी ने भी इंटेंशन बना लिया होगा। दूसरा, इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। तीसरा, सिर्फ नॉलेज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल नहीं ठहरा सकती। सिर्फ नॉलेज का होना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम ये कैसे मान ले कि बी ए की बातों में आ गया होगा और उसकी बातों से एनकरेज होके ऑफेंस में एंगेजमेंट के लिए रेडी हो गया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ओवरटेक्ट की जरूरत है। अगर बी रॉबरी की ही फर्दरेंस में कोई ओवरटेक्ट करता है तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि हाँ, बी के ऊपर ए की बातों का असर पड़ गया होगा, बी एनकरेज हो गया होगा ए की बातों से, ए ने बी को कन्विंस कर लिया होगा। इसका मतलब बी ने भी इंटेंशन बना लिया होगा ए के साथ मिलके म्यूचुअली क्राइम को अंजाम देने का। तो इस म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की लायबिलिटी सक्सेसफुली अराइज हो जाती है और ए और बी दोनों सेक्शन 61 में लायबल हो जाएंगे। और क्योंकि ए बी को कन्विंस करके उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लेके आ चुका है सक्सेसफुली, तो ए ने सेक्शन 61 के साथ साथ में सेक्शन 45 बी वाला ऑफेंस भी कमिट किया है, जिसे हम कहते हैं अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो इस वजह से अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में ओवरटेक्ट की जरूरत होती है। आइए अब हम तीसरे टाइप का अबेटमेंट पढ़ते हैं, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। देखिए, एड करना मतलब होता है मदद करना, किसी की हेल्प करना, और इंटेंशनल जो इंटेंशन है उससे आपकी डिजायर का पता चलता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि बी और सी ये आपस में लड़ रहे हैं। बी जो है वो सी को तब तक पंच कर रहा है कि जब तक सी मर ही नहीं जाता। अब ए आता है और सी की मदद करता है। कैसे मदद करता है? उसे एक गन दे देता है ताकि वो सी को सीधे ही मार सके। अब जो सी है वो मर जाता है, जिसकी वजह से मर्डर का ऑफेंस हो जाता है। अब यहाँ पे जो ए है वो लाइबल होगा अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड के लिए। उसने अपनी मर्जी से बी की मदद की है, बी की एड की है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग के लिए सिर्फ एड करना, सिर्फ मदद करना सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि एक्सप्लेनेशन 2 जो है, बेयर लैंग्वेज की जो एक्सप्लेनेशन 2 है, उसके अकॉर्डिंग कि उस इंटेंशनल एडिंग की हेल्प से जो भी एडेड ऑफेंस है वो कमिट हो। तो बेसिकली अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड तभी होगा जब ए ने जो एड की है बी को, उस एड के कारण ही बी सी को मार दे, यानी ऑफेंस कमिट कर दे। मतलब सिर्फ गन देना सफिशिएंट नहीं होगा। जब तक सी मर नहीं जाता या ऑफेंस कमिट नहीं हो जाता, तब तक अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड पूरा नहीं होगा। और ऐसा क्यों है? ऐसा है एक्सप्लेनेशन 2 के कारण। देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of the act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of the act। तो यहाँ पे एड करना मतलब क्या होगा वही बता रखा है कि जब भी कोई पर्सन ऑफेंस के कमीशन से पहले या उसके ही टाइम पे कुछ ऐसा करता है जिससे उस ऑफेंस की कमीशन में मदद हो सके और ऑफेंस को करने में आसानी हो और उसी आसानी के कारण ऑफेंस हो जाए, उसे हम कहेंगे एड करना, यानी हेल्प करना। तो इसी एक्सप्लेनेशन से हमें क्या पता चलता है कि अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग में ए के ऊपर अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब ए की दी हुई गन से बी ना कि सिर्फ शूट करता है बल्कि सी को मार भी देता है, और जिसकी वजह से सी मर जाता है, यानी ऑफेंस कमिट हो जाता है। तभी जाके अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग प्रूव होगा। तो बेसिकली हमने 3 टाइप के अबेटमेंट्स देखे हैं और तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन में ना तो ओवरटेक्ट होने की जरूरत है और ना ही ऑफेंस की कमीशन की जरूरत है। सिर्फ आपने सामने वाले पर्सन को भड़का दिया, मतलब आपने अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कर दिया। अब सामने वाला पर्सन चाहे ओवरटेक्ट करे या ना करे, चाहे ऑफेंस को कमिट करे या ना करे, आपने तो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कर दिया। सेकंड हमने देखा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। इसमें ओवरटेक्ट की तो जरूरत होती है लेकिन ऑफेंस के कमीशन की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब अगर आप किसी को कन्विंस करके कॉन्स्पिरेसी में लेके आ जाते हो तो आप सक्सेसफुली उसे कॉन्स्पिरेसी में लेके आ चुके हो और वो एक कॉन्स्पिरेसी बन चुकी है। इसके लिए ओवरटेक्ट की तो जरूरत है, लेकिन अब कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में आप उस ऑफेंस को कमिट करते हो या नहीं करते,
उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस तो कमिट कर ही दिया है और आप अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो चुके हो। लेकिन जो अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग है, इसमें ओवरटेक्ट की और ऑफेंस के कमीशन की दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक ए गन से फायर नहीं करेगा और उसके कारण जब तक सी मर नहीं जाएगा, ऑफेंस कमिट नहीं हो जाएगा, तब तक ए अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग के लिए लायबल नहीं होगा। ये अब हम एक केस लॉ को पढ़ते हैं जिसका नाम है जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1967 सुप्रीम कोर्ट। और ऐसी सेम सी बात एक और केस में कही गई थी जिसका नाम है फगुना कांता नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1959 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ऐसा कहा गया था कि अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि जिस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया गया है वो कमिट हो, लेकिन ये जो रूल है ये सेक्शन 45 के सी वाले क्लॉज पे अप्लाई नहीं होते हैं, मतलब अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग पे अप्लाई नहीं होते हैं। सेक्शन 45 के सी के लिए तो ये जरूरी है कि जो अबेटेड ऑफेंस है वो कमिट हो अबेटेड पर्सन के द्वारा, मतलब जो अबेटेड ऑफेंस है यानी जिस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया गया है वो कमिट होना चाहिए उस एड के द्वारा, उस हेल्प के द्वारा जो कि प्रोवाइड की गई है अबेटर के द्वारा, जिस पर्सन ने अबेटमेंट किया है। तो इसी के साथ हमने सेक्शन 45 की क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी और एक्सप्लेनेशन 2 इन सब को पढ़ लिया है। अब बचा क्या? बचा एक्सप्लेनेशन 1। आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट व्हिच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज वॉलंटरीली कॉज और प्रोक्यूर्स और अटेम्प्ट्स टू कॉज और प्रोक्यूर अ थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट बाय डूइंग ऑफ दैट थिंग। मतलब अगर कोई पर्सन अपनी पूरी इच्छा के साथ, अपनी विलिंगनेस के साथ कोई चीज मिसरिप्रेजेंट करता है या फिर छुपा लेता है, कंसीलमेंट कर लेता है किसी ऐसे मटेरियल फैक्ट का जिसके लिए वो बाउंड है, जिम्मेदार है उसे डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी चीज को वॉलंटरी कॉज करता है या प्रोक्यूर करता है या फिर अटेम्प्ट करता है उन चीजों का, तो ऐसा कहा जाएगा कि वो इंस्टिगेट कर रहा है उस चीज के लिए। आइए इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सपोज करते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसे सी नाम के पर्सन को अरेस्ट करना है। अब वो स्पॉट पे जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई, और पास में ही एक पान की दुकान होती है। पुलिस ऑफिसर जो कि बाय फेस नहीं जानता कि इनमें से सी कौन है, जो पान शॉप का जो ओनर है उससे पूछता है कि इनमें से सी कौन है। तो जो पान शॉप का ओनर है वो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करता है और पुलिस ऑफिसर को कहता है ए की ओर इशारा करके कि वही सी है, और पुलिस ऑफिसर ए को अरेस्ट कर लेता है ऐसा सोचते हुए कि ये तो सी होगा। अब देखिए, पुलिस ऑफिसर को तो सेक्शन 40 में डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि भले ही वो बाउंड बाय लॉ तो नहीं है ए को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन मिस्टेक को फैक्ट की वजह से ऐसा मानता है कि वो बाउंड बाय लॉ है ए को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन जो शॉप ओनर है उसने इंस्टिगेट किया है पुलिस ऑफिसर को ए को अरेस्ट करने के लिए विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करके, तो जो शॉप ओनर है वो लाइबल हो जाएगा अबेटमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, मतलब ए को जबरदस्ती कैद करके रखना इस बात का अबेटमेंट करने के लिए। और इसी के साथ हमने सेक्शन 45 के पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज हमने पढ़ा सेक्शन 45 में 3 टाइप के अबेटमेंट्स को, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड को। साथ ही हमने सेक्शन 45 के दोनों एक्सप्लेनेशन को समझा और केस लॉ और एग्जाम्पल्स की मदद से सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। अब अबेटमेंट के जो बाकी कंसेप्ट्स हैं सेक्शन 46 और आगे वाले, उन सब को हम पढ़ेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में, तो प्लीज आप उन सब पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।